हेलो फ्रेंड, मैं मिथिलेश कुमार स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल मेक इजी टू लर्न। दोस्तों, जैसे कि मैं प्रीवियस वीडियो में बात कर चुका हूं अपने इस चैनल के बारे में कि मैं इस चैनल में करूंगा क्या। दोस्तों, इस चैनल में आप लोगों को बताया गया था कि मैं इस चैनल में बेसिकली 2 मैथमेटिक्स से रिलेटेड प्रॉब्लम करूंगा। तो दोस्तों, आज मैं बिना टाइम इन्वेस्ट किए हुए आज इस चैनल को आगे बढ़ाते हुए मैं आज सिलेबस की बात करता हूँ। तो दोस्तों, सिलेबस की बात करने से पहले मैं आप लोगों को एग्जाम्पल देना चाहता हूँ ताकि आप लोग को ये पता चले कि सिलेबस का इम्पोर्टेंस क्या होता है। तो दोस्तों, जैसे कि आप लोग जानते हो कि मान के चलिए कि हम दिल्ली में हैं और दिल्ली से हमको कोलकाता जाना है। ओके, तो दिल्ली से कोलकाता जाने के लिए मान के चलिए हमको ये पैलेस हो गया, इसका ये हो गया आपका दिल्ली और ये हो गया आपका कोलकाता। अब दिल्ली से कोलकाता हमको क्या चीज़ से जाना है? बाय ट्रेन या बाय बस से जाना है, बाय एयर से नहीं जाना है। तो बाय ट्रेन या बाय बस से हम जाते हैं तो सबसे पहले हम देखते हैं कि दिल्ली से कोलकाता जाने के लिए हमको कौन कौन से स्टेट में होकर जाना पड़ता है। तो दिल्ली से हम सबसे पहले निकलते हैं तो दिल्ली से हमको जाना पड़ता है कहाँ पे? उत्तर यूपी में जाते हैं। फिर यूपी से हम जाते हैं कहाँ पे? बिहार में जाते हैं। फिर बिहार से हम कहाँ पे जाते हैं? फिर झारखंड में जाते हैं। फिर झारखंड से हम कोलकाता जाते हैं। ओके, तो देख रहे हैं कि यहाँ पे हम दिल्ली से कोलकाता जाने के लिए हमको 3 स्टेट को फॉलो करके जाना पड़ता है। इस 3 स्टेट होकर के हमको जाना पड़ता है। अब जैसे कि हम देख रहे हैं यहाँ पे कि यूपी में जब जाते हैं तो यूपी में बहुत सारा मतलब डिस्ट्रिक्ट होके जाना पड़ता है। तो यूपी का डिस्ट्रिक्ट जैसे कि मान के चले बरेली जाना पड़ता है, फिर रायबरेली जाते हैं, फिर लखनऊ जाते हैं, फिर बनारस जाते हैं, फिर इलाहाबाद जाते हैं, फिर उसके बाद मैं गोरखपुर जाता हूँ, फिर मान के चले बिहार में एंट्री मारता हूँ। सिमिलरली उसी प्रकार हम इस सिलेबस में भी उसी प्रकार करते हैं। जैसे मान के चलिए कि आपका टोटल इंटरमीडिएट का जो सिलेबस होता है, इसको हमको इंटरमीडिएट के जो सिलेबस है इसको मान के चलिए यहाँ से और यहाँ तक जाने के लिए हमको बहुत सारा मतलब रास्ते को फॉलो करना पड़ता है। वही जो रास्ता होता है वही आपका सिलेबस होता है। इस रास्ते का मेन जो 2 स्टेज होता है ये आपका हो गया, इसको हम 2 स्टेज में मेन डिवाइड करते हैं। एक होता है इंटरमीडिएट का जो टोटल 2 एक होता है आपका 11th और दूसरा होता है 12th। अब जैसे कि हम वहाँ पे इसमें बात किए थे कि जैसे यूपी में बहुत सारा डिस्ट्रिक्ट को मतलब फॉलो करके जाना पड़ता है, फिर बिहार में जाते हैं, फिर बिहार का बहुत सारा डिस्ट्रिक्ट में जाना पड़ता है। उसी प्रकार हमको 11th का एक अलग सिलेबस होता है और 12th का एक अलग सिलेबस होता है। तो आप लोग को तो इतना तो पता चल गया होगा कि मतलब सिलेबस का क्या इम्पोर्टेंस है। तो चलिए आप लोग को इस सिलेबस की पूरी जानकारी देना चाहता हूँ कि क्या है मतलब ये सिलेबस। तो चलिए मैं सबसे पहले बात करता हूँ कि 11th की मैथमेटिक्स में हमको क्या क्या चीज़ पढ़ना है, कौन कौन चीज़ आपको इम्पोर्टेंट है, किस पे हमको ज़्यादा फोकस करना है। तो वही इस सब के बारे में आपको बताना चाहता हूँ। तो सबसे पहले मैं देखता हूँ कि 11th की जो मैथमेटिक्स होता है उसको मैं 6 यूनिट में डिवाइड किया हूँ। बहुत सारा चीज़ मैं पहले ही लिख चुका हूँ क्योंकि ये मैं इसलिए पहले लिख लेता हूँ ताकि आप लोग को समय ज़्यादा इन्वेस्ट ना हो और कम से कम समय में आप लोग को मैं ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ बता सकूँ। तो यहाँ पे मैं देखता हूँ कि पहला यूनिट आपका हो गया यूनिट 1। यूनिट 1 में हमको पढ़ना रहता है सेट्स एंड फंक्शन। ओके, अब यूनिट 1 का सब पार्ट है आपका, पहला पार्ट है आपका सेट्स, उसके बाद रिलेशन एंड फंक्शन के बाद हमको ट्राइग्नोमेट्रिक फंक्शन आता है। ये तीनों यूनिट 1 का पार्ट है। दोस्तों, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट की बात करें तो सेट्स भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। इसका यूज हम बहुत सारे जगह पे जैसे ट्राइग्नोमेट्री में करते हैं, फिर इसका यूज हम लोग करते हैं प्रोबेबिलिटी में, इसका यूज करते हैं जब प्रोबेबिलिटी को जब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो वहाँ पे वेन डायग्राम का यूज करते हैं। अब वो वेन डायग्राम के बारे में हम लोग कहाँ पे पढ़ते हैं? सेट्स में पढ़ते हैं। बट इसमें ये जो फंक्शन है ना, इसका इम्पोर्टेंस क्या बताए, इसके ये मैथमेटिक्स का बैकबोन है। बैकबोन मतलब रीढ़ की हड्डी। रीढ़ की हड्डी के बिना हम समझ रहे हैं कि मान के चले इंसान जो खड़ा होता है वो किसके कारण होता है? रीढ़ की हड्डी के कारण। और यदि रीढ़ की हड्डी स्ट्रांग नहीं रहेगा तो मैं खड़ा हो पाऊंगा? नहीं हो पाऊंगा, मैं कहीं भी झुक जाऊंगा, कहीं भी बैठ जाऊंगा।
तो उसी प्रकार मान के चलिए कि मेरा फंक्शन जो यदि स्ट्रांग नहीं रहेगा तो मैं मैथमेटिक्स कैसे कर पाऊंगा। उसके तो इसको हम पूरे डिटेल मैनर में पढ़ेंगे। इसको मैं 1 से 1.5 मंथ तक आप लोग को पढ़ाऊंगा। इसी का जो मान के चलिए पार्ट्स होते हैं, इसमें हम लोग को बहुत सारा फंक्शन के बारे में पढ़ना पड़ता है, जैसे अलजेब्रिक फंक्शन क्या होता है, उसके बाद ट्राइग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होता है, उसके बाद एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होता है। तो इस सब के बारे में फिर मैं उस सब का ग्राफ देखूंगा, फिर मैं ग्राफ कैसे ड्रॉ करता हूँ, ये सब हम टोटल फंक्शन में ही पढ़ेंगे। इसलिए हमको फंक्शन के बारे में बहुत मतलब डीपली नॉलेज लेना है। फिर उसके बाद आ जाता है ट्राइग्नोमेट्रिक फंक्शन। इसमें क्या होता है कि बेसिक, इसमें ट्राइग्नोमेट्रिक फंक्शन स्टार्ट करने से पहले मैं बेसिक ऑफ ट्राइग्नोमेट्री क्या होता है, फिर उसके बाद जैसे कि हम लोग जो 10th में पढ़े थे उसका मैं डिस्कशन करूंगा। फिर उससे आगे ट्राइग्नोमेट्रिक फंक्शन के बारे में बात करूंगा। फंक्शन का जो और पार्ट होता है इनवर्स ट्राइग्नोमेट्रिक फंक्शन, उसको मैं 12th के सिलेबस में है और उसको मैं बाद में डिस्कस करूंगा। बट ये जो 11th के सिलेबस में जो हो गया वो सिलेबस सब का मैं इसके साथ ही मैं डिस्कस कर लूँगा। ओके, तो इसी प्रकार अब यूनिट 2 में आ जाता है। यूनिट 2 होता है अलजेब्रा। अलजेब्रा में देखते हैं कि जैसे कि यहाँ पे क्या होता है कि लीनियर इनइक्वालिटीज। लीनियर इनइक्वालिटीज ये काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसके बिना हम लोग आगे जो हायर स्टडी करते हैं वहाँ पे भी इसका यूज करते हैं। इसका जो एक मेथड जो होता है ना, बेबी कर्व मेथड, इसको मैं जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करता हूँ, क्वाड्रेटिक या मान के चलिए क्यूबिक इक्वेशन हो गया या जिसका पावर 4 रहता है, उस टाइप के जो इक्वेशन हम सॉल्व करते हैं तो इसका काफ़ी सारा यूज करते हैं। बेबी कर्व मेथड का बहुत सारा यूज करते हैं कि मतलब इसको तो यहाँ पे सबका इनइक्वालिटीज का मतलब तो सब इतना जानता है कि ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन एंड इक्वल टू एंड लेस देन एंड इक्वल टू, यही 4 चीज़ नहीं होता है, इसमें हमको बहुत चीज़ देखना पड़ता है। तो इसको बारे में हम लोग इसके बारे में भी डिटेल मैनर में पढ़ेंगे। फिर उसके बाद आप लोग को पता है कि कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कॉम्प्लेक्स नंबर वो होता है जिसमें हम आयोटा का नाम इसमें बताएंगे कि आपको आयोटा क्या होता है, जिसमें आयोटा यूज हो जाता है वो कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाता है। फिर उसके बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है। कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ साथ ही हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी देखेंगे। फिर उसके बाद हम लोग सीक्वेंस एंड सीरीज करेंगे। सीक्वेंस एंड सीरीज जैसे कि हम लोग 10th में जो हिंदी मीडियम में आप लोग पढ़े होंगे समांतर श्रेणियाँ, उसी का इंग्लिश नाम है सीक्वेंस एंड सीरीज। ओके, फिर उसके बाद हम इसमें करेंगे बाइनोमियल थ्योरम। फिर उसके बाद हम लोग करेंगे प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, ये न्यू टॉपिक है। फिर उसके बाद हम लोग करेंगे परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसका भी यूज हम लोग बहुत प्रोबेबिलिटी में करते हैं। इसके बिना हम प्रोबेबिलिटी नहीं कर पाएंगे। अब इसी प्रकार हम यूनिट 4 की बात करते हैं। तो यहाँ पे यूनिट 2 हो गया, यूनिट 3 की बात करते हैं। यूनिट 3 हो गया आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हमको पढ़ना क्या रहता है? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम लोग पढ़ते हैं क्या, सबसे पहला इसका सब पार्ट है इसका स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन। फिर हम पढ़ते हैं सेकेंड पार्ट में कॉनिक सेक्शन, कॉनिक सेक्शन। कॉनिक सेक्शन का इसका 4 पार्ट होता है। इसमें हम लोग पढ़ते हैं सर्कल, सर्कल के बाद हम लोग पढ़ते हैं पैराबोला, फिर इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं इलिप्स, फिर इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं हाइपरबोला। तो ये इसको हम कॉनिक सेक्शन में देखेंगे। फिर कोऑर्डिनेट का एक पार्ट होता है, थर्ड पार्ट होता है बेसिक ऑफ 3D ज्योमेट्री। ओके, इसके बेसिक के बारे में बता। फिर हम इससे आगे इतना चीज हमको यूनिट 3 में पढ़ना है। ये यूनिट 3 में हमको पढ़ना है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का इतना सब पार्ट हो गया। फिर हम यूनिट 4 में आते हैं। यूनिट 4 में हम लोग को पढ़ना है, यूनिट 4 यहाँ पे हम लोग को करना है कैलकुलस। कैलकुलस इतना 11th में ज़्यादा है नहीं। यहाँ पे कैलकुलस का 2 ही पार्ट करता है, एक हम लोग पढ़ते हैं लिमिट और दूसरा डेरिवेटिव। डेरिवेटिव भी करते हैं तो वो तो बेसिक लेवल का, वो सिंपल डेरिवेटिव, मतलब डेरिवेटिव में क्या होता है, डिफरेंशिएशन क्या होता है, उसके बारे में मैं सिंपल करता हूँ, ये बेसिक चीज़ हो गया।
फिर उसके बाद लेकिन लिमिट यहाँ पे हम काफ़ी डिटेल मैनर पे पढ़ेंगे, और लिमिट जो होता है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। आप लोग जो आगे हायर स्टडी भी करोगे ना, जैसे आप लोग को मान के चलिए कोई बीटेक में एडमिशन ले रहे हो, वहाँ पे भी आप लोग को लिमिट पढ़ना पड़ेगा। और बीटेक का भी जो हम वहाँ पे और हायर उसका जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो जैसे गेट वगैरह के भी देते हैं, तो वहाँ पे इसका यूज होता है। इसलिए हमको लिमिट अभी से ही उस पर पूरा पकड़ बनाना है, ताकि हम लोग आगे जो करेंगे ना तो वहाँ पे हम लोग को प्रॉब्लम नहीं हो। यूनिट 5 जो होता है, यूनिट 5 में हम लोग को पढ़ना है मैथमेटिकल रीजनिंग। ये बहुत सारे जो बोर्ड के जो जैसे कि मान के चलिए कि जैसे कि बहुत सारे जो बोर्ड एग्जाम होते हैं वहाँ पे मैथमेटिकल रीजनिंग एंड मतलब सिलेबस में नहीं रहता है। एनसीईआरटी के बुक में आपको ये मैथमेटिकल रीजनिंग, बट कम्पिटिटिव एग्जाम में मैथमेटिक रीजनिंग से एक क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन आता ही आता है। इसलिए हम इसको भी नहीं छोड़ सकते, इसको भी हम लोग लेके चलेंगे। फिर मैथमेटिकल रीजनिंग के बाद यूनिट 6 में हमको पढ़ना रहता है स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटीज। यहाँ पे जो प्रोबेबिलिटी करेंगे वो बेसिक प्रोबेबिलिटी करेंगे। स्टैटिक्स जो होगा, मान के चलो स्टैटिक जैसे कि हम जो 10th में पढ़े थे उसी का 9th में जो पढ़े थे उसी का थोड़ा हाई लेवल का पढ़ेंगे। यहाँ के बाद प्रोबेबिलिटी का जो हायर लेवल का पार्ट होता है वो हम 12th में पढ़ते हैं, बट स्टैटिक्स यहीं पे मेरा ओवर हो जाएगा। ओके, तो ये आपका ओवरऑल सिलेबस हो गया, आपका 12th 11th का यही सिलेबस है। बस इससे ज़्यादा हमको कुछ नहीं पढ़ना है, और इसी को फॉलो करके इसी को 1 by 1 करके हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे, ताकि हम लोग इसको इतने अच्छे से पढ़े कि हमसे कोई भी क्वेश्चन जो 11th का आए वो हमसे मतलब छूटना नहीं चाहिए। और इसके लेवल से मतलब कुछ भी कम्पिटिटिव एग्जाम का भी क्वेश्चन आएगा तो हमसे नहीं छूटना चाहिए। तो हम आप लोग को यहाँ पे बेसिक से एडवांस लेवल तक आप लोग को बताएंगे। तो आप लोग को 11th की सिलेबस की तो पूरा जानकारी मिली गई। तो अब हम आगे बात करते हैं कि इसमें सबसे ज़्यादा हम लोग टाइम कहाँ पे देंगे। तो सबसे ज़्यादा टाइम हम इस पे मान के चले सेट्स एंड फंक्शन में टोटल में मोस्टली 2 या 2.5 महीने में इसमें दूंगा। उसके बाद अलजेब्रा को पढ़ाने में इसमें भी मैं 2 से 3 महीने में टोटल इसमें लूँगा, ताकि इसका जो सब पार्ट बहुत ज़्यादा हैं। फिर उसके बाद 2-2.5 महीने में यहाँ पे लूँगा, और फिर उसके बाद हम लोग यहाँ से ये सब तो छोटा टॉपिक है, ये 2 से 3 दिन में कवर हो जाएगा। फिर आपका लिमिट पढ़ने में मैक्सिमम 5 दिन लगेगा। फिर उसके बाद आपको मैथमेटिकल रीजनिंग, ये तो मान के चलिए 3 दिन का सिलेबस है। और फिर मान के चलिए ये जो यूनिट 6 स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी, ये मोस्टली 15 से 20 दिन लगेगा। तो ओवरऑल हम देखते हैं कि टोटल 7 से 8 महीने में मैं यदि आसानी से करूं, फिर भी मैं ये 7 से 8 महीने में कवरेज हो जाएगा। तो इसीलिए हम लोग अभी से स्टार्ट करते हैं। अभी आप लोग का मान के चलिए कि अभी हमारे पास काफ़ी समय है, इसीलिए आप लोग क्या कीजिएगा कि इस वीडियो को आप लोग फॉलो कीजिएगा कि 1 by 1 करके, जैसे मैं वीक में जितना बताऊंगा आप लोग उतना आप लोग पूरा तैयारी कीजिएगा। फिर तैयारी करके उससे आप लोग क्वेश्चन कीजिएगा। तो आप चलिए, आपको 11th की तो पूरा जानकारी हो गया। अब जैसे कि मैं रास्ते में बताया था कि जैसे यूपी तो क्रॉस कर गए, अब हमको बिहार जाना है ना। तो उसी प्रकार हमको मान के चलिए बिहार का भी बहुत सारा पार्ट में जाना पड़ता है। बिहार में हम लोग जैसे गोरखपुर से हम लोग गया एंट्री करते हैं, गया के बाद हम लोग पटना जाते हैं। तो उसी प्रकार मान के चलिए कि जैसे हम जो रास्ते को फॉलो करते हैं उसी प्रकार हम यहाँ पे देखते हैं 12th का सिलेबस। तो चलिए, हम लोग को आपको बता रहे हैं कि 12th का सिलेबस मतलब क्या होता है। ओके, मैं सबसे पहले इसको मिटा लेता हूँ। दोस्तों, आप लोग क्या कीजिएगा, वीडियो को पॉज करके आप लोग प्लीज़ इसको 1 by 1 करके आप सिलेबस पूरा नोट कर लीजिएगा। और जितना हम कवर करते जाएंगे उस पर आप लोग क्या करते जाइएगा, अपना राइट निशान लगाते चलिएगा, ताकि आप लोग को भी पता लगे कि हाँ हम लोग कितना चीज़ पढ़ चुके हैं और कितना चीज़ मेरा अभी जो है बाकी रह जाता है। ओके, तो चलिए अब यहाँ पे मैं बात करता हूँ 12th की सिलेबस का। 12th की सिलेबस, ओके। तो यहाँ पे 12th के सिलेबस में इसको भी शायद मैं 6 यूनिट में डिवाइड किया हूँ। तो इसका यूनिट 1 होता है रिलेशन एंड फंक्शन।
ये पढ़ना रहता है यूनिट 1 में। रिलेशन एंड फंक्शन में इसका जो सब पार्ट होता है, इसका सब पार्ट है, इसमें हमको पढ़ना पड़ता है सबसे पहले इनवर्स ट्राइग्नोमेट्रिक फंक्शन। ट्राइग्नोमेट्रिक फंक्शन जैसे कि आप जब भी हम आपको ट्राइग्नोमेट्रिक फंक्शन, जैसे कि आप लोगों को मैं बताया था कि जब मैं 11th के सिलेबस की बात कर रहा था उस टाइम में भी बताया था कि इनवर्स ट्राइग्नोमेट्रिक फंक्शन मैं 12th में करूंगा। तो उसी प्रकार हम देखते हैं कि 11th के मतलब उसी प्रकार जैसे उसके बाद रिलेशन एंड फंक्शन में रिलेशन एंड फंक्शन और इनवर्स ट्राइग्नोमेट्रिक फंक्शन करूंगा। तो अब हम बात करते हैं इसका यूनिट 2 में हमको क्या पढ़ना पड़ता है। यूनिट 2 में आपको आ जाता है अलजेब्रा। ओके, तो अलजेब्रा में देखते हैं कि अलजेब्रा में हमको क्या क्या पढ़ना पड़ता है। अलजेब्रा में यहाँ पे ज़्यादा चीज़ नहीं पढ़ना पड़ता, जैसे वहाँ पे 11th के सिलेबस में था ना बहुत चीज़, बट यहाँ पे अलजेब्रा में 2 ही चीज़ करना है, एक मैट्रिक्स करना है, एक मैट्रिक्स हो गया और इसका सेकंड टॉपिक हो गया डिटर्मिनेंट। इसमें मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट पढ़ना है। फिर हम चलते हैं आगे बढ़ते हैं यूनिट 3 में हमको करना है कैलकुलस। जैसे हम लोग वहां पे बताए थे ना कि फंक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे 12th की मैथमेटिक्स जो होता है, यहाँ पे जो 50-60% क्वेश्चन वो हमको अकेला कैलकुलस से आता है। तो कैलकुलस में हम लोग को पढ़ना क्या रहता है, सबसे पहले मैं पढ़ता हूँ यहाँ पे डिफरेंशिएशन, फिर हम लोग पढ़ते हैं इंटीग्रेशन, फिर हम लोग पढ़ते हैं इंटीग्रेशन के बाद पढ़ते हैं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव या डिफरेंशिएशन, फिर हम लोग पढ़ते हैं इसमें एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन, फिर एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन के बाद हम लोग पढ़ते हैं इसका क्या होता है डिफरेंशियल इक्वेशन। इसका 5th पार्ट हो गया आपका डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये जाके मतलब ये अपना इतना चीज हमको टोटल चीज कैलकुलस में पढ़ना पड़ता है। तो ये कैलकुलस आपका काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है। कैलकुलस को मैं टोटली ये लगता है कि इसका आधा से ज़्यादा जितना टाइम लगता है उससे आधा से ज़्यादा टाइम इसी में देना पड़ता है। फिर हम इससे आगे बढ़ते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन के बाद यूनिट 4 में हम लोग को पढ़ना रहता है। यूनिट 4 में हम लोग यहाँ पे बात करते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। यहाँ पे भी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और उसी का जो होता है इसी में हम लोग को पढ़ना पड़ता है। सबसे पहले 3D के बारे में पढ़ते हैं, फिर इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं वेक्टर के बारे में। तो ये वेक्टर और 3D ये आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का पार्ट हो गया। फिर हम लोग को यूनिट 5 में हम लोग को पढ़ना पड़ता है लीनियर प्रोग्रामिंग। ये भी काफी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, बट इसका इम्पोर्टेंस जब हम लोग आगे जब हायर स्टडी करते हैं तो वहाँ पे इसका पता चलता है। फिर यूनिट 6 में पढ़ना पड़ता है। यूनिट 6 में हम लोग करते हैं प्रोबेबिलिटी। तो ये आपका ओवरऑल सिलेबस है। प्रोबेबिलिटी जो होता है ये एडवांस लेवल का प्रोबेबिलिटी होता है, जो हम 11th में बेसिक पढ़ते हैं उसी का हाई लेवल का। तो ये ओवरऑल आपको टोटल में सिलेबस बता दिया। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट एंड सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक आपको ये हो गया। और यहाँ पे आपका यूनिट 4 जो होता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का जो पार्ट होता है वो 3D एंड वेक्टर, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है। फिर उसके बाद यूनिट 5 ये सब उतना ये मान के चले आपके बोर्ड के एग्जाम में नहीं आता है इसको, बट कोई कम्पिटिटिव एग्जाम में ये किया तो क्वेश्चन यहाँ से आ जाते हैं। और यूनिट 6 जो प्रोबेबिलिटी होता है इसका तो ये भी आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और बट यहाँ से आप लोग
मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट ये काफ़ी इजी चैप्टर होता है। एंड रिलेशन एंड फंक्शन के बारे में तो आप लोगों को मैं अच्छे से बताऊंगा ही बताऊंगा। तो दोस्तों मैं आप लोग को आज ओवरऑल अपने सिलेबस के बारे में बताया। यदि आप लोग को सिलेबस अच्छे से समझ में आ गया होगा कि हाँ सिलेबस क्या होता है, सिलेबस में क्या क्या करना चाहिए, सिलेबस का क्या इम्पोर्टेंस होता है पढ़ाई में, तो आप लोग से एक ही रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ आप लोग इस चैनल को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा, ताकि जो बच्चे मान के चलिए अभी कोविड के कारण कहीं अच्छे जगह पे पढ़ने के लिए नहीं जा पाते, वो अपना घर बैठे आराम से अपना मैथमेटिक्स का प्रिपरेशन कर सकता है। वो भी ऐसा प्रिपरेशन कि बेसिक से एडवांस लेवल तक का प्रिपरेशन कर सकता है, उसको कहीं भी कोई प्रॉब्लम ना हो, उसको मतलब एक एक सिलेबस के बारे में आइडिया हो जाना चाहिए। आप लोग से एक और बात मैं बोलना चाहूँगा कि आप लोग प्लीज़ इस वीडियो को मतलब ये करने मिटाने वीडियो को स्किप करने से पहले आप लोग प्लीज़ इसको क्या कर लीजिएगा, एक एक करके आप लोग अपने कॉपी नोटबुक पे जो 11th का सिलेबस क्या होता है, 12th का सिलेबस क्या होता है, उसको आप टोटल नोट कर लीजिएगा। और जितना मैं पढ़ाते चलूँगा उसको आप लोग क्या कीजिएगा, निशान मारते चलिएगा, ताकि आप लोग को पता चले कि मैं कितना चीज़ मतलब कर लिया। तो दोस्तों चलिए कोई बात नहीं, आज का वीडियो मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। ओके, बाय बाय एंड टेक केयर एंड हैव ए नाइस डे। और आप लोग एक चीज़ ध्यान रखिएगा, लाइक भी कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स सब के को भी बता दीजिए कि हाँ एक सर ऐसे हैं जो हम लोग को फ्री में मैथमेटिक्स पढ़ा रहे हैं, ताकि वो लोग भी अपना अच्छे से मतलब यहाँ पे प्रिपरेशन जारी रख सके। दोस्तों ये मैं अभी स्टार्टिंग में है तो थोड़ा कोई चक्कर नहीं है, मैं लैंग्वेज में प्रॉब्लम हो रही है और मैं कैमरे से सही से इंटरेक्शन नहीं कर पाता हूँ। बट आप लोग को इस सब से अब ज़्यादा माने मतलब नहीं रखना है, आप लोग को सिर्फ ओनली फॉर कंटेंट पे ध्यान देना है कि सर हमको कंटेंट क्या दे रहे हैं और वो मेरे लिए यूजफुल है कि नहीं। तो आप लोग इस पर फोकस कीजिएगा, धीरे धीरे मैं वीडियो बनाऊंगा तो ज़रूर इम्प्रूव हो जाएगा। तो आप लोग को यहाँ पे मतलब ज़्यादा इस पे बात सब पे ध्यान नहीं देना है, आप लोग को फोकस करना है आपको अपनी पढ़ाई पे। यदि बाय द वे मैं कोई गलती कर रहा हूँ या कोई प्रॉब्लम जहाँ पे आप लोग को समझ में नहीं आ रहा है, तो प्लीज़ आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि सर आप जो ये कर रहे हो ये अच्छा नहीं होता है, थोड़ा इसको इम्प्रूव करो। तो आप लोग जो सजेस्ट करोगे मैं उसको इम्प्रूव करने का ट्राई करूँगा। ऑल द बेस्ट, थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर एंड हैव ए नाइस डे। ओके, बाय।